Morning, 8th class. So we are on our sixth chapter of political science, and in this chapter we will be studying about understanding our criminal justice. So we already know कि जब भी कोई लॉ को तोड़ता है, कोई लॉ को वायलेट करता है, तो वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस. ओके, so we have seen in real life as well as we have seen in movies and lot of television and all that क्या होता है कि पुलिस जो है वो पहले फाइल करती है रिपोर्ट, फिर अरेस्ट करती है लोगों को. ठीक है, सो ऑब्वियसली जो रोल ऑफ पुलिस है वो क्या होता है, लोगों को अरेस्ट करना. इट इज नॉट दैट जो फाइनल वर्डिक्ट है वो कौन देगा. फाइनल वर्डिक्ट इन द सेंस कि कौन सही है या कौन गलत है. असली में जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, जो अक्यूज्ड है, उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, उसको क्या सजा देनी है, दैट इज नॉट डन बाय द पुलिस. its work is to arrest the people on the basis of evidences. जो कि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुलिस ही डिसाइड करती है कि किसने क्राइम किया है या नहीं किया, गिल्टी है या नहीं है. बट ये सही नहीं है. एक पर्सन जब अरेस्ट होता है उसके बाद वो कोर्ट में जाता है. कोर्ट एविडेंसेस और विटनेस के बाद ये डिसाइड करती है कि जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है कि उसने क्राइम की है, उसको वो गिल्टी है या नहीं है. क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ये पूरा जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम, पूरा जो अपना गवर्नेंस सिस्टम है, वो इसी हिसाब से है कि पुलिस अरेस्ट करती है, कुछ ड्यूटीज होती हैं पुलिस की, एफआईआर लिखना और बहुत सारी चीजें, उन सबको वो अच्छे से परफॉर्म करती है. बट टू डिसाइड हु हैज एक्चुअली डन द क्राइम और नॉट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट. सो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है कि हर इंडिविजुअल जिसके ऊपर कुछ चार्ज लगाया हुआ है क्राइम का, उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए किस चीज का, कि वो अपने लिए अच्छे से एविडेंसेस प्रूफ कर सके कि भाई दैट पर्सन हैज not done the crime. If the person has not done, तो proper chances सबको मिलना चाहिए. ठीक है. Now you must have heard about FIR. हमने पहले भी सुना हुआ है FIR. पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट की साइड से, उस साइड से, मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ, एक तो है जिसने अक्यूज किया है और एक है जिसको अक्यूज किया हुआ है. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, ही टॉक्स बेसिकली फ्रॉम द साइड ऑफ क्रिमिनल को, जो जिस साइड से डिफेंस, मतलब उसको डिफेंड करने के लिए. ठीक है, वो हो जाता है अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इसके अलावा इस चैप्टर में हम सारी चीजें कैसे समझेंगे, एक हम फिक्शनल केस समझेंगे जिसमें चोरी हुई है. ठीक है, और हम पूरा प्रोसेस देखेंगे उसमें कि कैसे क्या चीज डील होती है, किस तरीके से केस चलता है, कैसे अरेस्ट किया जाता है, एंड उसके बाद फाइनली किस टाइप से आगे पूरा का पूरा केस चलता है, एंड फाइनली कैसे डिसाइड होता है कि वेदर द अक्यूज्ड पर्सन हैज डन द क्राइम और नॉट. तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्रूशियल प्रोसेस होता है. तो ये जितना भी होता है इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी क्राइम जो है उससे रिलेटेड जस्टिस प्रोवाइड करने का. सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस जो अपने को पता भी है और अपने को तब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं भी है. सो नाउ दे हैव गिवन अस अ स्मॉल इंसिडेंट. ऑब्वियसली एक फिक्शनल स्टोरी है, मतलब रियल नहीं है, एक बनाई हुई स्टोरी है थ्रू द मेथड ऑफ you can say cartoons. So this is the, I want that we all should do a kind of presentation of this small little story, the fictional story that has been given in the book. So on the basis of this I will select few of you as the, you can say, role play karoge. Lady advocate, police, then advocate, uske baad Sushil, Mrs. Shinde, Mr. Shinde and Shanti the maid. ठीक है. So all of you whom I have asked you to play their part, the part of this play, get ready, and as soon as I ask you to start the presentation and the role play, please be ready with your presentation and try to act like, or just try to show your performance as that particular character only. Okay, and I will speak up the part of the narrative.
Now, at their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. Mrs. Shinde? पहले मेरा है क्या सबसे? Oh, रुको. I am sure it was in this drawer. Where could it be? Way up, we are going to be late for the wedding. I can't find my gold chain. It's not in the drawers. I suspect that Shanti might have stolen it. She always spends a long time dusting my room. Shanti has been working in the house for past 3 years. Shanti, have you begun to steam now? And that to my gold chain. Bring your trunk. I want to search it. We have called the police, so if you have the chain, return it now. Shanti? Madam, I haven't stolen it. Mr. Shinde searches Shanti's trunk and finds an envelope with rupees 10,000 in it. He screams at Shanti, saying that this is the money she has got from selling. My brothers and I have been saving this money over the last 1 year. We want to buy a bus when we go to our village. Madam, I am innocent. When we go out to our village, Madam, I am innocent. Okay. Next, Mr. Shinde has come to the police station. I have come to file an FIR. There has been a theft in my house. My maid Santi has stolen my wife's necklace. Yes. Sub-Inspector S.I. Rao records Mr. Shinde's FIR. Mr. Shinde returns with Sub-Inspector Rao. I will now write the statement that Mr. and Mr. Shinde make about the theft. Let me seal the envelope that has the money and take it with me and evidence. I am arresting Shanti and taking her to the police station. Please don't let me take him. I haven't stolen the chain. This is my hard-earned money. Sushil, Shanti's brother, arrives and pleads with S.I. Rao to release Shanti. She has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to court and get a bail order. But where will I get the money to hire a lawyer? And who will stand as surety for her? You have taken all our savings and sealed it. S.I. Rao forcibly keeps Sushil in a police station for 2 days. Sushil is abused and beaten by S.I. Rao and other police constables. They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood. As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. Although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. She therefore continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. What will happen? I haven't done anything wrong, and yet I am behind the bars just because Madam suspects me.
And the money that we have been saving, will we ever get it back? The police files a charge sheet in magistrate's court. The court gives a copy of the charge sheet, including statement of witness to Shanti. Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her against this false case of theft. The magistrate appoints advocate Kamla Roy as Shanti's defense lawyer at the government's expense. According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by the lawyer. Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability. Advocate Kamla Roy meets Shanti in the court. Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. But that is money that we have been saving for together. The court frames a charge of theft of Mrs. Shinde's gold chain and possession of rupees 10,000 got from selling stolen property against Shanti. I plead not guilty and I claim trial. The public prosecutor appears in the case on behalf of the state. He presents Mrs. and Mr. Shinde as the key witness. So tell me, Mrs. Shindy, how did the gold chain go missing? I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. No other outsider except Shanti goes into my room. Mr. Shinde searched her trunk in the front of me, and we are shocked to find rupees 10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is a thief. Next, Advocate Roy cross-examines the prosecution witness, Mrs. Shinde. So what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain, nor did you recover the chain on Shanti. Also, in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her rupees 1,000 as a salary each month. So Advocate Roy examines Sushil and his employer as defense witness. Though their testimony, she is able to show that the rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti. So as the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. Some of Mrs. Shinde's son's friends are part of this gang. Mrs. Shinde's chain has been found on them. Sushil tells Advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. Inspector Sharma, can you show and tell us what you have found? Here is a chain that has been identified by Mr. Shinde as hers. We busted a gang of boys who had been stolen the chain. These boys had admitted that they stole the chain. The judge hears the testimony of all the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. Shanti, you are hereby acquitted of the charge of theft. The police will hand over you the rupees 10,000 that they had sealed. In my written judgment, I have made it a point to highlight SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. So, from the above incident, you can see that 4 key players in criminal justice system are police, the public prosecutor, the defense lawyer, and the judge. So, you have seen the role of each one of them, and also in the above case. So let us now try to understand the role of each of them. Now we have done a very good role play and it was a good one class. Very good everyone.
वेरी गुड, कमेंडेबल जॉब। अच्छा, अब हम ये बोल रहे हैं, हमने जितनी भी स्टोरी पढ़ी है ये, इसमें हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं। इन बिटवीन आई डिड नॉट स्टॉप यू बिकॉज वी वर इन अ, यू कैन से वी वर इन अ सर्टेन काइंड ऑफ रोल, दैट इज व्हाई। तो यहाँ पे अपने ये चीज का ध्यान रखेंगे कि जब केस होता है सबसे पहले क्या होता है, यू व्हेन यू सस्पेक्ट समबडी की किसने किया, यू गो टू द पुलिस एंड यू फाइल एफआईआर, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस लेती है, देन दे टेक यू टू द जेल एंड उसके बाद आगे की केसेस चलते हैं। सो हमने ये देखा कि जो सेक्शन है जिसके ऊपर सस्पेक्ट किया था उन्होंने कि इसने चोरी की है, शी डिड नॉट हैव द मनी टू इवन हायर अ लॉयर फॉर हरसेल्फ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। एंड जब फाइनली ये पता चल गया कि शी वाज नॉट द वन हु डिड द क्राइम, तो ऑब्वियसली शी वाज लेफ्ट नाउ फ्री। तो ये एक तरीका है जिसे अपने समझ सकते हैं कि एक क्रिमिनल केस जो वो किस तरीके से होता है, क्या क्या उसकी स्टेप्स होते हैं और कैसे जो इनोसेंट होता है वो इनोसेंट प्रूफ हो सकता है बाय द एविडेंसेस। ओके, तो इसमें हमने एफआईआर टर्म देखा, हमने मैजिस्ट्रेट देखा, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है that is what we will do in the small section that is given after this long, you can say, ये जो अपना पूरा कार्टून काइंड था जो हमने पूरा समझा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पुलिस क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट, जो कंप्लेन है। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। विटनेस कौन होता है, बेसिकली जिसने, ऐसा माना जाता है दैट समबडी हु हैज सीन इट, कि देखा है कि वो काम हुआ है या वो क्राइम उस टाइम पे हुआ है। और अलग काइंड ऑफ एविडेंसेस, जैसे कुछ वहां पे कुछ साइंस पड़े हैं, कुछ निशान पड़े हैं, या कोई ऐसा आइटम पड़ा है जिसको वो एज एविडेंस ले लेते हैं। फिर ऑन द बेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस एक ओपिनियन फॉर्म करती है और फिर उस एविडेंसेस के बेस पे अक्यूज पर्सन के पॉइंट्स लिखती है, एक फाइल बनाती है जिसको चार्जशीट बोलते हैं, उसको कोर्ट में दिया जाता है, ठीक है। फिर पुलिस का बस इतना ही काम है, बेसिकली उनका काम है ढूंढना एविडेंसेस और किसने किया, बट दे आर नॉट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग कि कौन गिल्टी है या नहीं है, कोई गिल्टी है या इनोसेंट है। तो बेसिकली हमें पता है कि बहुत सारे रूल ऑफ लॉ बने हैं जिसके थ्रू जो अपना जुडिशरी सिस्टम है वो चलता है, जिसमें पुलिस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं they can do only according to certain law, ठीक है। ऐसा नहीं है कि they can do anything because they are police, it is not acceptable, ठीक है। so they have to conduct according to the law and with the full giving full respect to the human rights। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है कि टाइम ऑफ अरेस्ट में कुछ चीजें हैं जो पुलिस को फॉलो करनी होती है। अरेस्ट के टाइम, डिटेंशन यानी जब उनको जेल में रखा जाता है उस टाइम, और इंटेरोगेशन यानी पूछताछ के टाइम पुलिस को अलाउड नहीं है कि वो टॉर्चर करे, किसी को बीट अप करे या शूट करे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, और वो कोई तरीके की पनिशमेंट भी नहीं दे सकते हैं किसी पर्सन को छोटे मोटे, इवन छोटे मोटे क्राइम के लिए भी, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, ठीक है, कोर्ट में। तो जो हम बोल रहे हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कौन से हैं? आर्टिकल 22 है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, क्रिमिनल लॉ गारंटी एक्ट के थ्रू, जिसमें अरेस्टेड पर्सन जो है उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राइट क्या है इनका? फर्स्ट राइट है कि दे शुड बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट कि उनको किस कारण से पकड़ा गया है, क्या उनके ऊपर मतलब क्या इल्जाम लगाया हुआ है, किस क्राइम का उनको बोला है कि उन्होंने ये ऑफेंस किया है। सेकंड है कि जो द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी जो अक्यूज्ड है जिसको आपने पकड़ा है उसको आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। और एक और राइट है कि आप उसको इल ट्रीट नहीं कर सकते हो, आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकते हो जब वो अरेस्ट किया है आपने या वो आपकी कस्टडी में जेल के अंदर है। एक और रूल क्या है, जो लोगों ने कन्फेशन किया है, जिसके जो अक्यूज्ड है उसने अगर ये कन्फेस किया कि उसने क्राइम किया है पुलिस कस्टडी के अंदर, तो उसको एज अ प्रूफ नहीं माना जाता, एविडेंस नहीं माना जाता, ठीक है।
और क्या रूल है कि अ बॉय अंडर 15 इयर्स ऑफ एज और विमेन जो है उनको सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो बेसिक एविडेंसेस हैं, ये जो बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं इवन पुलिस को जब उन्होंने किसी को अरेस्ट कर रखा है। क्या हमारे 5 चीजें हैं, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। पहला है कि जब उनको अरेस्ट करते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि किस क्राइम के लिए इनको अरेस्ट किया गया है। सेकंड, जब उनको अरेस्ट किया उसके 24 आवर्स के विद इन उनको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। थर्ड, जब वो जेल में है, कस्टडी में है, उनको उनके साथ कुछ गलत बिहेव नहीं किया जाएगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा उनको। और अगर उन्होंने जो कन्फेस किया है पुलिस कस्टडी में उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। और लास्ट, अगर कोई बच्चा 15 इयर्स से छोटा है और जो जितने भी विमेन है उनको सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इवन पुलिस को, इवन व्हेन दे अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, so this is what we will do today. From tomorrow we will move ahead, थोड़ा इसी से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर्स बताए हैं वो करेंगे, और फिर इसमें और जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड बाकी जो रिलेटेड टू दिस चैप्टर है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ऑल ऑफ देम वी विल स्टडी इन great detail. ठीक है, so if you have any problem till the portion we have covered, then feel free to ask your problems and we will solve all your problems. So this is it for today. Now we'll meet tomorrow. Okay.